Assalamu alaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. सो यहाँ से हम हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन का एंड ये हमारी न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है फॉर द बोर्ड एग्जाम व्हिच विल बी कमिंग इन 2027। उसके लिए हम यहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साइंस 1 के लिए। जैसे ही साइंस 1 का एक चैप्टर हो जाएगा हम साइंस 2 पे चले जाएंगे एंड उसका एक चैप्टर होने के बाद फिर वापस साइंस 1 पे आएंगे। ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट्री करते रहेंगे साइंस 1 एंड साइंस 2 का सिलेबस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा ये चैप्टर। उसके पहले आपको मैं बता दूं ग्रेविटेशन का कंसेप्ट आया कहाँ से, किधर से आया। तो आपको पता ही होगा न्यूटन एक साइंटिस्ट थे और एक दिन वो जब ऐसे ही एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे एंड ही ऑब्जर्व दैट एप्पल फॉल्स ऑन हिमसेल्फ और वो उस नीचे की तरफ फॉल हुआ। तो उन्होंने सोचा कि एप्पल नीचे की तरफ से क्यों गिरा एंड दैट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ द ग्रेविटेशन एंड और वी कैन से द ग्रेविटी। और उसी से ही ग्रेविटी का डिस्कवरी हुई। उनने ग्रेविटी डिस्कवर किया बहुत सारे कैलकुलेशन के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद, और यहाँ पे हमें ग्रेविटी आज पढ़ने मिल रही है। अब ग्रेविटी का कंसेप्ट हम जब देखते हैं उसमें जब न्यूटन को पता चला कि एप्पल सीधा गिरा, तो एप्पल सीधा ही क्यों गिरा। लेट्स से जो एप्पल की ट्री है वो यहाँ पे थी बट फिर भी वो इसी डायरेक्शन में गिरी, यानी टुवर्ड्स द अर्थ। अब अर्थ के सेंटर की तरफ उसका फोकस था। सो वी कैन से जब जो ग्रेविटी है वो टुवर्ड्स द अर्थ फोकस करती है। जो अर्थ था उसने एप्पल को अट्रैक्ट किया टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड देन द अट्रैक्टिव फोर्स जो था वो किस डायरेक्शन में था, टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि सेंटर के डायरेक्शन में था। और वो किस डायरेक्शन में हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में हुआ। वो यहाँ अगर एप्पल ट्री ऐसी है तो भी वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, अगर एप्पल ट्री ऐसी है तो भी वो वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे ही फॉल करेगी। सो वो इस कंक्लूजन पे आए कि जो ग्रेविटेशन है उसका फोकस कहाँ पे है, उसका फोकस सेंटर पे है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पे है। और वो किस डायरेक्शन में है, तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। वो वर्टिकल डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर उसका फोकस रहता है। अब इसी वजह से इनके डिस्कवरी के बाद प्लैनेटरी मोशन का जो कंसेप्ट है वो डिस्कवर हुआ। प्लैनेटरी मोशन का कंसेप्ट में आती क्या चीज है। So we all know that Earth is a planet जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। तो जो ये प्लैनेटरी मोशन है, प्लैनेट्स के मोशन है, उससे रिलेटेड कुछ लॉज आए और वो लॉज दिए थे केपलर ने। जॉन केपलर ने प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड कुछ लॉज दिए जिसे हम केपलर्स लॉ के नाम से जानते हैं, जिसके 3 लॉज है। 3 केपलर्स लॉ हम बोलते हैं, केपलर्स 3 लॉ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी, बिकॉज इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो ये टॉपिक और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्री फॉल, ऐसे ही कुछ ऐसे 3-4 टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये चीज़ें, ये लॉज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, समझ में भी आने चाहिए, अदरवाइज आपको आगे के कंसेप्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। केपलर्स लॉ स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, तो आइए देखते हैं। पहली तो चीज, यहाँ पे हमने एक कोन लिया, दिस इज अ कोन। वी ऑल नो दैट कोन इज अ 3D शेप। कोन क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट है या 3D शेप है, जो भी आप बोलो। अब ये 3D शेप को हमने उसको कुछ इस तरीके से कट किया, इसको हम बोलेंगे इंक्लाइन प्लेन। हमने उसे इंक्लाइन प्लेन से कट किया, हमने कुछ ऐसा इंक्लाइन प्लेन, इसे इंक्लाइन प्लेन में हमने उसे कट किया। अब इंक्लाइन प्लेन में कट करने के बाद हमें ऐसा एक शेप मिलता है, एज यू ऑल कैन सी हियर। ये जो पिंक कलर का जो शेप है उसे हम पिंक कलर के शेप को बोलते हैं एलिप्स। इसी शेप को एलिप्स बोलते हैं। अब एलिप्स की कुछ प्रॉपर्टी है, एलिप्स की कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी है। पहले तो एलिप्स क्या है, एलिप्स ये एक कर्व ऑब्जेक्ट है, ये एक कर्व ऑब्जेक्ट है जो कि किससे बना है, कोन से बना है। जब हम कोन को इंक्लाइन प्लेन से कट करेंगे, जब हम कोन को इंक्लाइन प्लेन से कट करेंगे तो हमें एक एलिप्स मिलेगा। अब एलिप्स की क्या प्रॉपर्टी है आइए देखते हैं।
एलिप्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसके दो फोकल पॉइंट होते हैं, इसके दो फोकल पॉइंट होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे दो फोकल पॉइंट होते हैं। और इसी से रिलेटेड हमें केपलर्स लॉ में देखना है, हमें केपलर्स लॉ में यही देखना है कि सन एक फोकस पे होता है और बाकी के जो चीजें होती है वो इसके ही अराउंड रिवॉल्व करती है। अब दूसरी चीज जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए वो है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट। अब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का क्या कंसेप्ट है आइए देखते हैं। ये अर्थ है, अर्थ मान लो या कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, लेट्स से हमने एक मैन ले लिया और वो मैन क्या कर रहा है, वो बॉल मैन व्हाटएवर, उसने क्या किया है, एक बॉल है या स्टोन है उसको एक टाई कर लिया है और उसको वो गोल गोल ऐसे अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो वो एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल सेम ही हो जाता है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं क्या है एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही कंसेप्ट आपको केपलर्स लॉ में भी अच्छे से लगाना है। और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके ऊपर डिफरेंशिएशन पॉइंट बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इवन ये ईयर का जो पेपर हुआ था 2026, तो 2026 के बोर्ड के पेपर में सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है दैट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जैक्टली है क्या। आई होप सो आपको पहले भी पता होगा कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसे हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब लेट्स से दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, उसका जो फोर्स है वो सेंटर पे लग रहा है, यानी कि अर्थ पे लग रहा है। यहाँ पे अर्थ का हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसका फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है, टुवर्ड्स द अर्थ है, और उसकी जो वेलोसिटी है यानी कि उसका जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल आपको पता होगा व्हाट इज अ टेंजेंट। तो जो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं उसके जो हम प्लेन पे लेट से यहाँ पे हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल स्पीड होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, वो उसका जो फोर्स होता है वो टुवर्ड्स दी सेंटर होता है। अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा आगे, इसका जो फोर्स है वो तो सेम रहेगा, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, बट इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आया, उसका फोर्स तो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, बट उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे आया, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ पे आया, उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। सो वी कैन से दैट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी मींस व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनका डायरेक्शन भी होता है, यानी कि उनकी एक क्वांटिटी रहती है, उनकी स्पीड रहती है, व्हाटएवर वी कैन से, उनकी एक मेजरेबल क्वांटिटी होती है और डायरेक्शन भी होता है। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन भी है ना, वो इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड भी है, यानी कि स्पीड भी है, वो एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रही है, तो वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ है, इसीलिए वी कैन से इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटीज भी होते हैं, बहुत सारे स्केलर क्वांटिटी होते हैं जिसमें उनका मैग्नीट्यूड तो होता है बट उनका डायरेक्शन नहीं होता, मास ले लिया हमने, मास का क्या है, एक क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं बट उसका डायरेक्शन नहीं है। तो ये होती है चीजें जो कि वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी में आती है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है और ये जो वेलोसिटी है, उनमें क्या बन रहा है, बैलेंस बन रहा है, उनमें बैलेंस बन रहा है which is lead to the formation of centripetal force or which leads to the formation of this circular motion which is around the earth and moon, or we can say sun and moon, sun and earth के बीच में भी जो है वो centripetal force है। अर्थ जो है वो सन की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है और वो एक रिवॉल्व कर रहा है उसके बाद। अब इसी के रिलेशन में हमें केपलर्स लॉ को स्टडी करना है, तो देखते हैं केपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। अब केपलर का फर्स्ट लॉ कुछ इस तरीके से है, द ऑर्बिट ऑफ
planet is an ellipse with the sun at one of the foci. The position of the sun is indicated by S. अब ये लिया हमने एक एलिप्स, हमने एलिप्स के बारे में स्टडी किया ही था। अब एलिप्स जो है उसके एक फोकाई पे या एक फोकस पे क्या है, सन है। दो है तो हम फोकस बोलते हैं, अब एक है तो हम उसे फोकाई बोलेंगे या फोसाई, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन है। तो ये तो हमें पहले से ही पता था और ये मैंने आपको बताया ही था पहले, दैट ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। ये एक प्लैनेट का ऑर्बिट है जो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एंड सन इज प्रेजेंट एट वन ऑफ इट्स फोकाई, और जो उसकी पोजीशन है वो एस से इंडिकेट की जा रही है। तो ये तो बहुत सा सिंपल सा लॉ हो गया, तो ये आपको याद होना चाहिए, केपलर्स फर्स्ट लॉ। अब केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है देखते हैं। अब केपलर का सेकंड लॉ इंडिकेट करता है दैट द लाइन joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. The line joining the planet, ये लाइन है जो कि planet को join कर रही है, यहाँ पे planet है, and the line joining the sun, यहाँ से सब दूसरा planet। तो जितना स्पीड या जितना टाइम उसको ये एरिया कवर करने में लगेगा planet को, उतना ही टाइम उसे ये एरिया कवर करने में भी लगेगा। यानी कि ये जो ब्लू एरिया है वो भी इक्वल है, ये ब्लू एरिया है वो भी टाइम से इक्वल है। वो ऐसा क्यों, व्हाई इट इज सो? इट इज बिकॉज दैट जब भी प्लैनेट सन के नजदीक आता है तो उसकी स्पीड फास्टर हो जाती है, उसकी वो फास्ट स्पीड से चलने लगता है, और जब वो धीरे धीरे जब सन के सबसे दूरी पे आएगा, सबसे डिस्टेंस पे आएगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। तो इसी वजह से जो भी डिस्टेंस वो इधर ट्रैवल करेगा, जितना भी टाइम में ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उतने ही टाइम में वो ये भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब इसका एक इक्वेशन भी बनता है, और वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से है दैट एरिया ASB इज इक्वल्स टू एरिया CSD। सन को हम S से डिनोट करते हैं, A, S एंड B, एंड ये है S, this is C and this is D। ASB यानी कि ये and CSB ये इक्वल। That's all about the second law। अब हम थर्ड लॉ पे मूव करते हैं। अब केपलर का जो थर्ड लॉ है वो कुछ न्यूमेरिकल टाइप, कुछ इक्वेशन टाइप है जो हमें न्यूमेरिकल में भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं उसका थर्ड लॉ क्या कहता है। The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun। ऐसे आपको समझेगा नहीं, मैं आपको इक्वेशन के थ्रू बताती हूँ। तो ये क्या कह रहा है, t का स्क्वायर यानी टाइम पीरियड, t क्या है, टाइम है, टाइम पीरियड is directly proportional to the cube root of the average distance। r क्या है, r है average distance। तो ये क्या कह रहा है, the square of its period of revolution is nothing but the time period around the sun, किसके, around the sun is directly proportional, यानी कि directly proportional to the cube of the mean distance, यानी mean मतलब ही average distance of a planet from the sun। कौन से average distance पे, planet के sun से लेके। so t square is directly proportional to the cube। ये है उसका कैन से जो हमने बोला, यहाँ पे जो डिफाइन किया वही हमने उधर लिखा है। तो इस अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमें यहाँ पे e को ऐड करना पड़ेगा, t इज इक्वल्स टू k को ऐड करना पड़ेगा, k r3। अब k क्या है, k एक कांस्टेंट है, किसी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, और यहाँ पे k एक कांस्टेंट है, उसकी भी वैल्यू है, बट उसकी वैल्यू आपको इतने डीप में नहीं जाना है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, t स्क्वायर अपॉन r क्यूब इज इक्वल्स टू k, एंड दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को वी कैन से आपको न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने बोला जा सकता है। ये एक टाइप का फॉर्मूला है या फॉर्मूलेज है जो कि आपको लर्न होनी चाहिए इस चैप्टर में। इस चैप्टर में केपलर के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कैसे भी आपको पूछ सकते
स्पेशली ये थर्ड लॉ के जो फॉर्मूलाज है वो आपको न्यूमेरिकल्स में भी आ सकते हैं, सो नोट डाउन दैट थिंग बिकॉज केपलर्स लॉ बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। अब आते हैं हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन which is as much as important as the Kepler's law and centrifugal force के तरह। इस वीडियो में जितने भी कंसेप्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर जो 2026 यानी अभी जो पेपर हुआ था उसमें MCQ में पूछा गया था, यू कैन गो एंड चेक इट। तो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला MCQ में पूछा गया था, न्यूमेरिकल्स में भी पूछ सकते हैं आपको या उसका डिराइव करने भी बोल सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे कि पहली चीज यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट आते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एक डेफिनाइट फोर्स से, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी भी फोर्स से, यू कैन से एक फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अर्थ मून को अट्रैक्ट करता है, मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है, सन अर्थ को, अर्थ सन को, एक दूसरे से प्लैनेट एक दूसरे से को अट्रैक्ट करते हैं, या हम भी बोले तो हम भी किसी न किसी ऑब्जेक्ट को, हर एक ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से अट्रैक्ट करते रहते हैं। और इसी के कंसेप्ट पे बेस्ड है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसमें हमने लिया है दो ऑब्जेक्ट लिया है जिनका मास है m1 एंड m2, ऐसे दो ऑब्जेक्ट लिया है। एंड इन दोनों मासेस के में इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, पहले तो ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू फोर्स F1 एंड F2। F1 एंड F2 से एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों का डिस्टेंस है d, इन दोनों का डिस्टेंस है d। अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स जिनका मास m1 है, m2 है, तो एक दूसरे से फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं विच इज F1 एंड F2 एंड उन दोनों का डिस्टेंस क्या है? d है। अब न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो हम बोलेंगे डेफिनेशन होगी वो होगी कुछ इस तरीके से, दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। I'll explain it with the help of one equation. अब ये क्या कह रहा है? F यानी कि फोर्स is directly proportional to the product of masses. अब product means multiplication. Product means उनका multiplication. I'll change the color so you can easily find it. Product means masses. So F is directly proportional to the product of masses of two objects. यानी कि M1 एंड M2 इन दोनों के प्रोडक्ट से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि वो चीज क्या आएगी? डिनोमिनेटर में आएगी। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि d स्क्वायर। यही आपका यहाँ पे डिफाइन किया गया है सेंटेंस में। क्या डिफाइन किया गया है? डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है दैट F यानी कि हमने जो पहला चीज लिया F यानी कि फोर्स, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी कि ये F है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी M1 एंड M2 का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द d स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस, उन दोनों का डिस्टेंस में का क्या है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखी नहीं जाती, उसे रिमूव करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम रिमूव करेंगे और उसके बदले हम डालेंगे g। तो यहाँ पे आएगा g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब g क्या है? g एक कांस्टेंट है, g को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उसकी वैल्यू क्या आती है? g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये आपको वैल्यू मैं बोलूँगी इतनी कंपल्सरी याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है। न्यूटन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं हम इसे, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेगी शॉर्ट फॉर्म में। अब ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो कि है मेन फॉर्मूला। अब
इस फॉर्मूले पे बहुत न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, डिफाइन भी करने बोला जा सकता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि इस बार एमसीक्यू में पूछा गया था, नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपको डिराइव भी करने बोल दे या उसके ऊपर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, उस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। अब ये रहा हमारा फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। अब इसके दो केसेस बनते हैं। इसके दो केसेस कैसे बनते हैं? फर्स्ट लेट मी जस्ट एडजस्ट इट। क्या था? F इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। अब इसके दो केसेस बनते हैं, वो कैसे? लेट्स सी। पहला केस, इफ हमने मास को किसी भी एक ऑब्जेक्ट के मास को हमने डबल किया तो क्या होगा? किसी भी एक ऑब्जेक्ट के मास को हम डबल करेंगे तो क्या होगा? तो हमारा F न्यू यानी कि हमारा न्यू फोर्स क्या होगा? G। तो ऐसे हम M1 को डबल कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे 2M1 लिखेंगे, 2M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। ठीक है, अब 2 को हम यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लाएंगे। 2 को ब्रैकेट के बाहर लाए यानी हमें पूरी क्वांटिटी को ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, 2M1 M2 अपॉन D स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। यानी कि हम बोल सकते हैं ये क्या है हमारा? ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये 2F हो जाएगा। हमारा जो F न्यू है, यानी हमें जो न्यू क्वांटिटी मिली वो की डबल होगी पुराने क्वांटिटी से। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है? सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं? जो डिस्टेंस है, इफ डिस्टेंस इज डबल, अब हम क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, यानी कि D स्क्वायर को हम डबल करेंगे। तो हमारा जो Fn होगा यानी कि न्यू F होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, G M1 M2 अपॉन 2D स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, सॉरी, ये जो स्क्वायर आएगा वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, सॉरी जो स्क्वायर है वो ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा, मैंने उल्टा बोल दिया। 2D ब्रैकेट स्क्वायर, हमने डबल किया ना डिस्टेंस को। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जैसे हमने 2 को ब्रैकेट के बाहर ले गए, यहाँ पे भी हम 2 को ब्रैकेट के बाहर ले गए और 2 का स्क्वायर हमने क्या देखा था? 2 का स्क्वायर हमें पता है क्या है? 4 है। तो यहाँ पे G M1 M2 अपॉन 4D स्क्वायर, पहले हम ऐसे अलग करेंगे एंड देन वी विल अब हम इसको अलग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्वायर लिख लिया। अब 1/4 G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर, जो कि ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला। सो क्या हुआ? यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? जो हमारा F न्यू आया वो 1/4 है हमारे पुराने F से। 1/4 कम है, 1/4 क्या है? कम है, बिकॉज इट इज इन डिविजन। अगर मल्टीप्लीकेशन में होता तो यहाँ पे मैंने कैसे बताया? डबल होगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? वो डिवाइड हो रहा है यानी कि कम हो रहा है। सो वी कैन conclude it like this, that new force, that F new decreases by a factor of 4 के फैक्टर से वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये ऐसे दो केसेस आपको बहुत बार पूछे गए हैं। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ऐसे केसेस पूछे जाते हैं। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दे देंगे कंडीशंस, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल देन व्हाट विल हैपन, तो आपको वो दोनों भी केसेस अच्छे से पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। या ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस, या इफ डिस्टेंस इज रिड्यूस। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आते हैं जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, एंड यू शुड नो अबाउट दैट के वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। बट ये स्मॉल जी है, हमने पीछे क्या देखा था? लार्ज जो बिग जी था, तो स्मॉल जी ही मतलब ही बिग जी। तो अब ये जी है क्या? तो जी जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, इट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका एक फॉर्मूला बनता है, G इज इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। तो ये M है, वो है मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ।
अर्थ का मास है, जितना भी मास रहेगा, एंड आर का स्क्वायर. अब आर इज नथिंग बट द रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ द अर्थ. तो अब ये कुछ हमारा फॉर्मूला बना है, तो ये फॉर्मूला हमें आगे देखना है. ये जो जी की वैल्यू है वो कैसे चेंज होती है. वो चेंज होने के लिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कैपिटल जी है वो तो समझो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे कैपिटल एम विच इज मास. तो क्या मैं बोलूँ कि जो स्मॉल जी है वो कैपिटल एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर जी बढ़ा तो मास भी बढ़ेगा, अगर मास कम हुआ तो जी भी कम होगा. दैट इज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ऑन दी अदर हैंड जो ये स्मॉल जी है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. दैट मीन्स जो जी है अगर रेडियस कम हुआ तो स्मॉल जी क्या होगा, ग्रेविटी कैसी होगी, बढ़ जाएगी. अगर क्या जो रेडियस है वो ज्यादा हो गया तो ग्रेविटी कम हो जाएगी. दैट मीन्स ये एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए थी. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हमने ले लिया एक बिल्डिंग, लेट्स से ये एक बिल्डिंग है एंड उसके ऊपर हमने एक बॉल को थ्रो किया. अब इनिशियली जब हम बॉल को थ्रो कर रहे थे तो उसकी वेलोसिटी जो थी, इनिशियल वेलोसिटी विच वाज 0 मीटर पर सेकेंड थी, विच वाज 0 मीटर पर सेकेंड. एंड आफ्टर 1 सेकेंड क्या हो गया, वो बॉल की पोजीशन यहाँ पे आ गई. उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. वेलोसिटी इंक्रीज हो गई क्योंकि हमने उसे थ्रो किया. तो अब वेलोसिटी इंक्रीज हुई, दैट मीन्स वो क्या किया, बॉल ने एक्सीलरेट किया. अब बॉल ने जो एक्सीलरेट किया वो क्यों किया, इट्स बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी. अर्थ ग्रेविटी की वजह से, यानी ग्रेविटी जो है वो बॉल को नीचे की तरफ पुल कर रही है. तो वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उस बॉल ने एक्सेलरेट किया, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई. सो वी कैन से दैट ये जो बॉल ने एक्सेलरेट किया बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी इज नथिंग बट द जी, दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और ये जी की वैल्यू क्या रहती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब 9.8 मीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, हमेशा आपको आगे भी काम आएगी. एंड अब ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब है क्या, लेट्स सी. तो यहाँ पे एट 0 सेकेंड पे क्या था, ये रेस्ट पे था. 0 सेकेंड पे ये रेस्ट पे था, तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी. आफ्टर 1 सेकेंड बॉल यहाँ पे आया है ना. आफ्टर 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये उसकी स्क्वायर नहीं, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी वेलोसिटी हो गई. अब आफ्टर 2 सेकेंड वो यहाँ पे आया तो उसकी वेलोसिटी अगेन डबल हो गई. 9.8 का डबल होगा 19.6 मीटर पर सेकेंड. ये उसकी वेलोसिटी डबल हो गई. आफ्टर 3 सेकेंड अगेन उसकी वेलोसिटी डबल हो गई और उसकी वैल्यू आई 29.4 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डबल होते जा रही है. हर सेकेंड जैसे बढ़ता जा रहा है ये इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डबल हो रही है. दैट इज वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बाय द फैक्टर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये था जी के बारे में. अब देखते हैं ये जी की वैल्यू बदलती कैसे है, हाउ वेरिएशन इन जी ऑकर्स. तो वेरिएशन 3 टाइप के होते हैं, यानी जी के वैल्यू में 3 टाइप का चेंज आता है. उसके अगर अर्थ के शेप में चेंज आया तो, अगर अर्थ के एल्टीट्यूड में चेंज आया तो, एंड अर्थ के डेप्थ में चेंज आया तो. शेप में चेंज आया तो, अगर शेप में चेंज आता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ तो जी की वैल्यू चेंज होगी. अल्टीट्यूड यानी कि हाइट में अगर चेंज आता है अर्थ के तो उसमें जी की वैल्यू चेंज होगी. अगर डेप्थ में चेंज आता है तो यहाँ पे जी की वैल्यू चेंज होगी. तो इसको एक एक करके स्टडी करते हैं. वेरिएशन ऑफ जी, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. शेप के साथ, एल्टीट्यूड के साथ, डेप्थ के साथ आपको अलग अलग कंडीशंस दिए जाएंगे और उसके ऊपर आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा. हाउ वेरिएशन इन जी ऑकर्स इफ द शेप इज चेंज या इफ द एल्टीट्यूड इज चेंज, या तीनों भी एक साथ भी पूछ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए. सो लेट्स सी. पहले हम हाइट के बारे में डिस्कस करेंगे. चेंज इन हाइट. अब अर्थ की हाइट जब चेंज होती है तब क्या होता है,
तो अर्थ का सरफेस, लेट्स से ये अर्थ का जो सरफेस है तो हम पहले एक एक करके सब चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि जब अर्थ के शेप में चेंज आता है तो क्या होता है। अब वी ऑल नो दैट अर्थ का जो शेप है वो सर्कल नहीं है, वो परफेक्ट सर्कल नहीं है, उसे हम स्पीयर बोलेंगे। दैट मीन्स जो वो रोटेट करता है सन के अराउंड एक ऑर्बिट में, तो वो बहुत फास्ट रोटेट करता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे थोड़ा सा बल्जिंग होता है। उसका जो इक्वेटर के पास का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा बल्ज करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बल्जिंग की वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे लेट्स से एक चीज है और यहाँ पे एक चीज है, सो वी कैन से दैट यहाँ पे जो चीज है उसका रेडियस थोड़ा कम हो गया एज कंपेयर टू यहाँ पे। रेडियस में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आर है, यहाँ ये इसका आर रेडियस है, तो यहाँ का रेडियस थोड़ा कम होगा बट यहाँ का रेडियस थोड़ा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे पोल्स के पास क्या हो रहा है, पोल्स के पास वो थोड़ा फ्लैट है एंड इक्वेटर के पास वो थोड़ा बल्ज कर रहा है, यानी उसका रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। सो वी कैन से दैट उसका रेडियस में चेंज आएगा। एंड हमने जो फॉर्मूला देखा था g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस, उसमें रेडियस आ रहा था। अब जैसे मैंने आपको बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर रेडियस बढ़ रहा है तो ग्रेविटी क्या होगी, कम होगी। अगर रेडियस ज्यादा हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है तो ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जो इक्वेटर पे खड़ा रहेगा उसके जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे रेडियस क्या हो रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है, तो ग्रेविटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहती है, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पोल्स के पास ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहती है, 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे कुछ डिफरेंस आता है जब हम शेप की बात करते हैं। ये अर्थ के रिगार्डिंग हो गया। अब हम दूसरे कंडीशन पे आता है विच इज अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड इज नथिंग बट अ चेंज विथ हाइट। अब अर्थ का हाइट से क्या लेना देना, लेट्स सी। तो ये अर्थ है, जैसे मैंने आपको बताया इट इज बल्जिंग टुवर्ड्स आउटवर्ड डायरेक्शन। अब इसका जो सरफेस पे वैल्यू कितनी है, इसकी सरफेस पे वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू। बट लेट्स से ये माउंट एवरेस्ट हो गया, हाइट में बढ़ गया, वी कैन से ये हाइट में बढ़ गया, रेडियस में बढ़ गया, तो उसकी वैल्यू भी कैसी होगी, चेंज होगी जी की। तो यहाँ पे भी उसकी वैल्यू कैसी है, 9.8 ही है। हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे सैटेलाइट की तरफ। तो सैटेलाइट से पहले लेट्स से हमने ये 36 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, 36.6 किलोमीटर। तो यहाँ पे भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आते हुए 9.77 वैल्यू हो जाएगी। बट और ऊपर जब हम जाते हैं, जब सैटेलाइट की बात करते हैं, तो सैटेलाइट एक कहाँ पे होती है, ये सैटेलाइट 400 किलोमीटर पे रखी जाती है। तो 400 किलोमीटर पे जी की वैल्यू चेंज होती है, दैट इज वो कम हो जाती है, which will be 8.7 meter per second square. So now we can say that there has been a significant change in the value of g. Radius बढ़ रहा है तो g कैसा होगा, कम होगा, because it is inversely proportional. And radius we all know that ये center of the earth से ही measure किया जाता है, and इसीलिए इसका radius क्या हो रहा है, इसका g क्या हो रहा है, कम हो रहा है, gravity कम हो रही है। हम और ऊपर जाएंगे, communication satellite की जब हम बात करेंगे, जो कि रखी जाती है 35,700 किलोमीटर पे, तो वहां पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है, एंड विच विल बी इक्वल टू नियरली इक्वल टू 0.225 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड। तो ये नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ग्रेविटी हो जाती है, एंड इसीलिए आपने देखा होगा कि स्पेस में कोई भी ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए वहां पे चीज नीचे नहीं गिरती। तो ये थी अब हाइट की बात। अभी आते हैं हमारे थर्ड कंडीशन पे, विच इज चेंज इन डेप्थ। अब चेंज इन डेप्थ थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, थोड़ा उसमें कॉम्प्लेक्स चीजें आती है, बट लेट्स सी। अब हमने क्या देखा था, हमने फॉर्मूला देखा था जो कि कुछ इस तरीके से था, g इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, एंड वी ऑल नो डेप्थ, यानी कि ये डेप्थ अगर हम नीचे नीचे जाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रेडियस है वो कम हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है। सो रेडियस कम हो रहा है, मतलब जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, बड़ी होनी चाहिए थी, जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए थी, बट इट हैज नॉट बीन ऑब्जर्व्ड। ये ऐसा नहीं दिखा डेप्थ के केस में। वो इसलिए नहीं दिखा बिकॉज
लेट्स से यहाँ पे एक चीज रखी हुई है, आई चेंज द कलर। यहाँ पे एक चीज रखी गई है, इतने डेप्थ में हम गए हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे दो चीजों से हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है। पहले तो ऊपर की चीजों से हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है एंड नीचे की चीजों से हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि ऊपर की चीजें, ऊपर में भी हमें ग्रेविटी है, नीचे भी ग्रेविटी है, और वो हमें क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, वो उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है। ऊपर की ग्रेविटी नीचे की ग्रेविटी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, और ये जितना भी पोर्शन है हमारा व्हाइट कलर में आप देख रहे हैं वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, और यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ही पोर्शन मिलेगा। ये ऊपर का जो पोर्शन था वो क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया, अभी हमें उसे कंसिडर नहीं करना है। क्या देखा हमने, जब नीचे गए तो नीचे हमें ऊपर से भी पुल आ रहा था ग्रेविटेशन का, नीचे से भी पुल आ रहा था, एंड नीचे की वैल्यू ऊपर के फोर्स एक दूसरे को कट कर रहा था, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा था, जिसकी वजह से वो नेग्लिजिबल हो गया। अब आते हैं हमारे यहाँ पे, अब ये जैसे जैसे नीचे जाएगा g की वैल्यू, सेंटर में g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो क्यों, अब आपने जैसे फॉर्मूला में देखा g इज इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। जैसे जैसे नीचे जाएगा ये मास पे भी डिपेंड करता है, g की वैल्यू जो है वो मास पे भी डिपेंड करती है। मास कम होता जाएगा तो g की वैल्यू भी कम होती जाएगी। एक यहाँ से एक दूसरे को पुल आएगा, ऊपर से जैसे पीछे बताया, ऊपर से भी पुल आया, नीचे से भी पुल आया, एंड एक दूसरे के फोर्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे g की वैल्यू 0 हो गई। तो यही है, यानी कि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ g की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यही मुझे बताना था, दैट इज ऊपर से भी पुल आया, नीचे से भी पुल आया, और एक दूसरे ने फोर्स को कैंसिल कर लिया, जिसकी वजह से g की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब हम आते हैं हमारे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मास एंड वेट पे बहुत बार डिफरेंस पूछा गया है। सो लेट्स सी क्या डिफरेंस है मास में एंड वेट में। मास एंड वेट दो अलग अलग क्वांटिटी है, तो उसमें कुछ उसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द फिजिकल बॉडी। एक बॉडी में, एक फिजिकल बॉडी में कितना मैटर है वो उसका अमाउंट है, यानी कि एटम हम जब भी बोलते हैं, एक बहुत जो भी बॉडी होती है वो एटम से बनती है, तो उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है वो उसका अमाउंट ऑफ वो मैटर बनता है। तो कितना मैटर प्रेजेंट है एक फिजिकल बॉडी में वो मास होता है। ऑन द अदर हैंड वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है with which a physical body is attracted towards the center of the earth or any other celestial body। तो यहाँ पे लेट्स से एक चीज़ है, एक बॉल है, तो ये कितने फोर्स से अर्थ का सेंटर उसे अट्रैक्ट करेगा, वो उसका वेट होता है। यस, वो उसका वेट होता है। अब हम जो मेजर करते हैं वो हमारा मास होता है, ना कि वेट होता है। और वेट किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पे, जैसे मैंने आपको बताया कितने फोर्स से वो अपने आप को खींच रहा है वो उसका वेट होता है। तो जैसे ग्रेविटेशनल अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड है, वैसे दूसरे सेलेस्टियल बॉडी है, दूसरे प्लैनेट से, वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, जिसकी वजह से वेट क्या होता है, वेट भी चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मास सेम रहेगा बट वेट क्या होगा, चेंज रहेगा। अब मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसका डायरेक्शन नहीं है। बट वेट का क्या है, वेट का डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब मास जो है, जैसे मैंने आपको बताया, कांस्टेंट रहता है इन द एंटायर यूनिवर्स। ऑन द अदर हैंड जो वेट रहता है वो चेंज करता है लोकेशन के साथ। आप इसे कैसे ऐसा यूनिट कैसे मेजर करते हैं मास को, तो किलोग्राम में या फिर ग्राम में। ऑन द अदर हैंड वेट को न्यूटन में या फिर डाइन में मेजर किया जाता है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो m है, जो कि आपको 11th स्टैंडर्ड में स्टडी करने आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। एंड यहाँ पे वेट का डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ ऐसा है जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब फ्री फॉल, एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द फ्री फॉल, अब यहाँ पे हमने एक बॉल ले लिया। अब बॉल को हम जब भी लेट्स से हमने एक हाथ में उसे पकड़ा हुआ है,
तो उसके ऊपर एक नीचे, हमें अच्छे से पता है, एक नीचे की तरफ फोर्स एक्ट करेगा और जिसका नाम होगा ग्रेविटी। हमने अभी तक वही स्टडी किया है ग्रेविटेशन चैप्टर में। ग्रेविटी यहाँ पे उसके ऊपर एक्ट करेगी, दैट मीन्स जी यहाँ पे एक्ट करेगा। और ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगेगा, जो जिसे फोर्स हम बोलते हैं, जिसे बेसिकली एन से डिनोट किया जाता है, नॉर्मल। ये आपको आगे के चैप्टर्स में बहुत अच्छे से स्टडी करना है इसे, बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है और यहाँ पे जब दोनों भी फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। वो ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। अब ये तो हो गया फोर्स का। अब और एक चीज़, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उस पर ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है, बट नीचे के जो एयर बबल्स है, नीचे के जो एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है, वो उसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स या फिर बॉयंट फोर्स भी बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं। और ये क्या करता है? अपोज करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करता है। बट यहाँ पे हमें स्टडी करना था फ्री फॉल। अब फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या है? लेट्स सी। तो फ्री फॉल की डेफिनेशन है, whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, it is said to be the falling freely। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, फॉल डाउन कर रहा है, एंड ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग अलोन ऑन इट, एंड सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही उस पर एक्ट कर रही है, उसे नीचे की तरफ पुल कर रही है, तो हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है फ्रीली। फ्री फॉल उसे हम बोलेंगे। बट इन अर्थ इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज एज आई सेड दैट यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर है, वो उसे अपोज कर रही है, अपोजिंग फोर्स लगा रही है, फ्रिक्शनल फोर्स या बॉयंट फोर्स। बट व्हेन वी गो इन आउट ऑफ द अर्थ, दैट इज़ हम जब वैक्यूम की बात करते हैं, तो वैक्यूम में ये पॉसिबल है बिकॉज वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही एक्ट कर रही होती है, और एट पर्टिकुलर पॉइंट के बाद तो ग्रेविटी भी एक्ट नहीं करती, बट यहाँ पे सिर्फ वैक्यूम में ग्रेविटी एक्ट करती है। वैक्यूम में कोई और एयर पार्टिकल्स या और एयर मॉलिक्यूल्स उस पर एक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर सकता है या फॉलिंग फ्रीली हो सकता है। अर्थ पे वो पॉसिबल नहीं है। तो ये था फ्री फॉल का टॉपिक। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा और स्टडी करेंगे। द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो दैट हमने क्या किया था, यहाँ पे आई चेंज द कलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, विच इज़ ज़ीरो, यानी कि u इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और एक्सीलरेशन u इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड एक्सीलरेशन की जब हम बात करें, एक्सीलरेशन दैट इज a विल इक्वल टू g, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच विल बी डिनोटेड बाय g। तो हमने तीन इक्वेशन को स्टडी किया था इन आवर प्रीवियस क्लासेस, विच वॉज समथिंग लाइक दिस। पहला था v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड इक्वेशन था s is equals to ut plus half at square, and third equation was like v square is equals to u square plus 2as। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, u को हमें ज़ीरो कंसिडर करना है और a को g कंसिडर करना है। यहाँ पे जब हम u को ज़ीरो कंसिडर करेंगे और a को g लिख देंगे तो हमारे इक्वेशन कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा दैट v इज इक्वल्स टू gt। हमने u को तो ज़ीरो कंसिडर कर लिया, तो अभी उसे लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, सो v इज इक्वल्स टू gt। अब यहाँ पे u को ज़ीरो कंसिडर करना है और a को g। अब कोई भी चीज़ अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रही है सो इट विल बी ज़ीरो ओनली, तो यहाँ पे ये पूरे टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड इट विल बी लाइक s इज इक्वल्स टू हाफ, और a की जगह पे t, a की जगह पे g, एंड हाफ gt स्क्वायर। सो इट विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन। Now our third equation, which is v square is equal to u square plus 2as.
यू स्क्वायर, यू की जगह पे हमें लेना है 0। अब 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा, तो ये लेने का कोई मतलब नहीं है। ए की जगह पे जी, सो इट विल बी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GS। ऐसे हमारे 3 इक्वेशन फॉर्म हो रहे हैं एंड दीज इक्वेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूमेरिकल्स में भी आ सकते हैं एंड इसके ऊपर हमें आगे भी इसी कंसेप्ट, अलग अलग कंसेप्ट में यूज़ करना है। सो ये 3 इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। v इज इक्वल टू जी टी, एस इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS। ये किसके लिए है? ये एक ऑब्जेक्ट के लिए है जो फ्री फॉल कर रहा है। ये किस ऑब्जेक्ट के लिए है? जो फॉलिंग फ्रीली है, ये उस ऑब्जेक्ट के लिए है। अब और एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ, अब अर्थ के डायरेक्शन में फॉल कर रहा है, दैट मीन्स लाइक दिस फॉल कर रहा है, तो उसकी जी की वैल्यू क्या होगी? जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, विच विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट whenever an object is thrown upward, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है, थ्रोन अपवर्ड, तो उसकी जी की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, विच विल बी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसा क्यों? तो हम ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हैं, इसीलिए जी की वैल्यू माइनस निगेटिव में गई। और यहाँ पे अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उस जी की वैल्यू ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में चली जाएगी, यानी पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये एक बेसिक सा चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। आगे के डेरिवेशंस हो गए या आगे के फॉर्मूलाज हो गए, उसमें ये माइनस प्लस लगेगा ही, और अगर आप ये लगाना भूल गए तो आपका पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस में। अब आते हैं हम आगे की चीज़ पे, विच इज़ द एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी के बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, लाइक डेफिनेशंस हो गए, उसके फॉर्मूलाज हो गए, जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। सो रिमेंबर टू डू दिस कंसेप्ट वेरी वेल। और ये बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है। अगर कोई भी हम बॉल ले लें, लेट्स से दिस इज अ बॉल, और हम उसे ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी यहाँ पे उसकी डिक्रीज होते जाएगी। यहाँ से हमने स्टार्ट किया उसको बॉल को थ्रो करना, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, बट जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होते जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी एट सर्टन पॉइंट एट मैक्सिमम डिस्टेंस, और फिर वो नीचे फॉल करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाइयर थी, जैसे जैसे वो ऊपर गया उसकी वेलोसिटी कम होती गई, एट सर्टन पॉइंट उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, वो रुक गया और फिर वो नीचे फॉल करना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे जब जैसे ही वो नीचे फॉल करना स्टार्ट होगा उसकी वेलोसिटी हाइयर होगी, और एट सर्टन पॉइंट जहाँ पे वो रुक जाएगा ज़्यादा होते होते चली जाएगी, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जहाँ जैसे ही नीचे की तरफ वो पूरा छू जाएगा ज़मीन पे, तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हाइट है, जो मैक्सिमम हाइट है जहाँ पे वो चला जाएगा, वहाँ पे वो किस पे डिपेंड करती है? वो इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। यहाँ पे जितनी वेलोसिटी लगेगी उतना ही वो ऊपर चला जाएगा, है ना। तो इसके लिए एक अपना डेरिवेशन है, जैसे हम बात करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, जो हमने पीछे देखा था। अब यहाँ पे जैसे हमने बताया दैट सिंस हमने देखा v की जो वैल्यू है वो फाइनल वेलोसिटी है। v क्या है? ये फाइनल वेलोसिटी है, विच इज़ ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी यानी ये फाइनल वेलोसिटी हो गई एट दिस पॉइंट, ये क्या है? ज़ीरो हो गई है, एंड g जो है वो -a है। जैसे मैंने बताया, जो अगर वो अपोजिंग डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या लगेगा? माइनस की साइन लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? v जैसे ही ज़ीरो हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे g, बट माइनस g आएगा एंड s यहाँ पे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें बस इसे सॉल्व करते जाना है। यू स्क्वायर माइनस 2GS ये आ गया हमारा, और इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे
तो फिर 2GS इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने 2 को वहाँ पे दूसरी तरफ शिफ्ट किया, हमारा कुछ इस तरीके से था 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। हमने इसको कुछ यहाँ पे शिफ्ट किया, इसीलिए ये माइनस साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, यानी 2GS इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर हमारा ये आ गया। अब हमें S निकालना है, S इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2G। ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन एंड व्हेनेवर यू लुक एट इट, S जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है U से एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G, दैट मीन्स ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन। जैसे जैसे हम अर्थ के अब ऊपर चले जाएंगे, क्या होगा, G कैसा होगा, G डिक्रीज होता जाएगा एंड एट पर्टिकुलर डिस्टेंस, और वो पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें नहीं पता है, इसीलिए हम क्या उसे इंडिकेट करते हैं इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी डिस्टेंस पे G क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे हमने इस एग्जांपल में भी देखा कि एक एट पर्टिकुलर डिस्टेंस उसकी वेलोसिटी एकदम 0 हो गई, वैसे ही हम ऐसा भी बोल सकते हैं दैट जैसे जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था दैट अर्थ से हमने सैटेलाइट ली थी, ये बहुत ज़्यादा ऊपर थी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज होकर क्या हो गई थी, 0.77 ऐसा समथिंग कुछ हो गई थी, नहीं 0.225 ऐसी हो गई थी। तो ये क्यों हुआ था, हम एकदम ऊपर चले गए थे अर्थ के डिस्टेंस से लेके। तो एट सम पॉइंट हम ये भी बोल सकते हैं दैट एकदम ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पे G की वैल्यू 0 भी हो सकती है, बट वो कहाँ पे होगी वो पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें पता नहीं है, सो वी विल कंसिडर इट एज अ इन्फिनिटी। जैसे जैसे हम इन्फिनिटी डिस्टेंस पे जाएंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, G की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। दैट above particular value of initial velocity, the object can overcome downward pull and can escape Earth. This is called as escape velocity. Escape velocity क्या है? At particular point G की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि डाउनवर्ड पुल जिससे यहाँ पे डिनोट किया गया है, डाउनवर्ड पुल विल बी 0, ओवरकम हो जाएगा, वो अब डाउनवर्ड पुल होगा ही नहीं, G की वैल्यू 0 हो जाएगी, और वो पर्टिकुलर वो जो क्या है, वो चीज़ जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ एस्केप कर लेगा, तो उसे ही हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। इसे हम v एस्केप ऐसा डिनोट करते हैं, v एस्केप। तो यही बोला गया है एस्केप वेलोसिटी में। अब इसके दो कंडीशंस हैं जो हमें स्टडी करने हैं, विच इज़ लाइक कि अभी कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास m है, तो दो कंडीशंस बनती है। पहली कंडीशन है ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे, एंड सेकेंड कंडीशन बनती है एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, और अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे हमें निकालना है टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ पे हम जब काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात जब हम करेंगे, सो विच विल बी हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, सो इट विल बी माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। ये आपको पीछे चैप्टर में दिखाया गया है, ये मैंने नहीं लिया है, बट बिकॉज इट इज़ वेरी इजी, आप एक बार देख भी लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी दैट विल बी डिनोटेड बाय E1, इन दोनों का एडिशन, दैट इज़ नथिंग बट दी हाफ mv एस्केप लेना है क्योंकि हम एस्केप वेलोसिटी का देख रहे हैं, माइनस gmm अपॉन r। अभी आपको समझा होगा कि माइनस के साइन क्यों लगी, हमें इन दोनों को ऐड करना है, बट स्टिल इट विल बी माइनस, बिकॉज प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हो गया हमारा E1। अब यहाँ पे जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, विच विल बी 0, बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस है यहाँ पे, और ग्रेविटेशन क्या है, 0 है, उसका ग्रेविटी 0 है, तो मास भी उसका 0 हो जाएगा, वेलोसिटी की तो बात ही नहीं आएगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस gmm अपॉन इन्फिनिटी, विच विल बी इक्वल टू 0 ओनली।
यहाँ पे E2 यानी कि दोनों का जब हम ऐड करेंगे 0 + 0 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे E2 0 लगा एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एस्केप वेलोसिटी एंड टोटल एनर्जी, एंड यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी थी 1/2 mv escape स्क्वायर माइनस g/r। तो ये था हमारा फॉर्मूला जो कि हम देखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टोटल एनर्जी का हम देखेंगे तो, बिकॉज ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ किया जाता है। जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियो ला के बताऊँगी तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्व एग्जाम्पल में भी आपके टेक्स्ट बुक में इसे यूज़ करके बहुत न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। तो ये था एक ऑब्जेक्ट के लिए जो कि मास क्या है उसका m मास है, और यहाँ पे हमने दो कंडीशंस देखी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एंड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। So this was all about the theory part in your chapter. In the next video we will be learning about all the numericals inshallah. So stay tuned.